ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लेक्चर है फाइलिंग के ऊपर। बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं इसको। इनकी ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को ऑफलाइन अवेलेबल कर दूंगा बच्चों के लिए। आप जरा एक दफ़ा सुन लीजिएगा। वो बच्चे जो अभी तक लेक्चर्स नहीं ले सके फाइलिंग का, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाएगी। सो फाइलिंग को पे जाने से पहले लेट्स सी कि एक सिंपल सी आउट क्या करता है प्रोग्राम के अंदर। ये मेरे पास एक सिंपल सी आउट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपको कंसोल पे एक आउटपुट दे रहा है कि वेलकम टू VLE वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन ये है कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है। सो इस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, देन फिर आगे चलते हैं। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम। लेट मी रीसेट द सिस्टम। ओके, सो ये जो प्रोग्राम है हमारा, जो इसके अंदर व्हाट इज दिस थिंग। सो दिस वन इज बेसिकली द IO स्ट्रीम इज बेसिकली अ हेडर फाइल। और इस हेडर फाइल का काम क्या है कि इस हेडर फाइल के अंदर आपके पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड हुए हैं, इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो जब भी आप सी आउट लिखते हैं तो आपको सिस्टम को ये बताना नहीं पड़ता कि सी आउट बेसिकली क्यों लिखा हुआ है, और सिस्टम को ये भी बताना नहीं पड़ेगा कि इसका कोड क्या है। वो बेसिकली इसका कोड जो है वो हेडर फाइल IO स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी पड़ा होगा। तो सी आउट की फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी में हम नहीं जाते। हम ये नहीं देखते कि किस तरीके से कंपाइलर रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता है, एक कंसोल ओपन करता है, और उस कंसोल के ऊपर जाके मैसेज प्रिंट होता है। सो हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ ये सी आउट लिख देते हैं। सो इनर जो डिटेल्स हैं उसके अंदर जाए बगैर हम सी आउट लिखते हैं। सी आउट का जो भी कोड है वो IO स्ट्रीम से पिक होता है, और IO स्ट्रीम से पिक होने के बाद कंसोल के ऊपर आउटपुट आ जाती है। और वो आउटपुट क्या आएगी, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल मेरे पास ये जो मैसेज है मेरा, दिस वन इज माय आउटपुट। ये किस पे जाएगी, ये बेसिकली एक कंसोल खुलेगा, उस कंसोल के ऊपर ये मैसेज होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। व्हाट इफ कि अगर मैं यही मैसेज किसी कंसोल पे नहीं करना चाह रहा, मैं बेसिकली एक आउटपुट फाइल है, उसका नाम है output.txt, इसके ऊपर राइट करवाना चाह रहा हूँ। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जब भी मैं फाइलिंग के ऊपर काम करूँगा तो वो मेरी स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रहे होंगे, और स्टोरेज के अंदर स्टोर होने का फ़ायदा ये है कि मैं उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकूँगा। अभी जितने भी आपका काम होता है वो बेसिकली कंपाइलर मेमोरी के अंदर करवा रहा होता है, रैम के अंदर करवा रहा होता है। जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, वो वेरिएबल्स, वो तमाम चीज़ें जो कि आप मेमोरी में क्लियर बनाई होती हैं, आप डिक्लेयर की होती हैं, वो सब की सब भी ख़त्म हो जाती हैं। सो व्हाट इफ़ अगर मैं ऐसी चीज़ को एक आउटपुट की फाइल में करवाना चाहूँ। सो इस आउटपुट की फाइल के ऊपर करवाने के लिए C++ आपको कुछ चीज़ें अलाउ करता है, और उसके लिए आपके कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये जो सी आउट है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, और इसकी जो फंक्शनैलिटी लिखी हुई है वो बेसिकली इंक्लूड IO स्ट्रीम की हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अब हम कुछ अपना कोड लिखने की कोशिश करेंगे, और वो कोड जो होगा वो कंसोल के ऊपर आउटपुट के बजाय मुझे output.txt के ऊपर आउटपुट करवा देगा। और ये मेरे पास एक फ़ाइल है, और अगर ये फ़ाइल है तो ये बेसिकली स्टोरेज में स्टोर होगी, और स्टोरेज के अंदर काउंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी टाइम पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये सिस्टम की रैम के अंदर नहीं है, ये स्टोरेज के अंदर है। फाइलिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो कि अक्सर मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ। वो फ़ायदा क्या है कि व्हाट इफ़ अगर मैंने एक प्रोग्राम की आउटपुट को नेक्स्ट प्रोग्राम की इनपुट बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो आउटपुट है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 की इनपुट बननी है। सो जब तक आप क्वेश्चन 2 चलाएंगे, चलाने के बाद
आपकी रैम के अंदर जो वेरिएबल्स बने होंगे, जैसे वो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा वो वेरिएबल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जब मैं क्वेश्चन 5 को चलाऊँगा तो मुझे क्वेश्चन 2 के वैल्यूज़ नहीं मिल रही होंगी। तो फाइलिंग मुझे इस चीज़ में हेल्प करती है। वो कैसे कि मैं क्वेश्चन 2 की आउटपुट्स को एक फ़ाइल में स्टोर कर लूँगा, और जब मैं क्वेश्चन 5 करने लगूंगा तो मैं क्वेश्चन 5 के अंदर उस फाइल को रीड करवा लूँगा। एक फ़ायदा बहुत अच्छा। दूसरा फ़ायदा सुन लें। दूसरा फ़ायदा ये है कि अभी तक आपने कोई अपनी अभी तक लाइफ में आईटीसी की लाइफ के बाद जो आप पीएफ की लाइफ में आए हैं, इसके अंदर आपने कभी भी लेट्स से बड़ी बड़ी अरेज नहीं बनाई। फॉर एग्जांपल आपने कभी 100 इंटीजर्स की अरे बना के उसके ऊपर काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 इंटीजर्स की अरे बना देंगे तो हर दफ़ा आपको 100 इंटीजर्स की अरे के अंदर बैठ के आप इनपुट कैसे करवाएंगे? कंसोल से एक 100 नंबर एक एक करके इनपुट करेंगे। सो रूटीन में आपने ऐसा सवाल नहीं किया होगा, लेकिन अब फ़ायदा है फाइलिंग से आपका डाटा सेट बढ़ सकता है। आप एक आउटपुट एक data.txt की फाइल बनाएं, उसके अंदर आपके पास 100 नंबर लिखे हुए हैं, अपने प्रोग्राम में उस नंबर से रीड कर लें और अपने अरे को फिलअप कर लें, और उसके ऊपर फिर अरे के ऊपर जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है वो से नेक्स्ट स्टेप है। फॉर एग्जांपल आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, सर्चिंग करना चाह रहे हैं, किसी फंक्शन को पास ऑन करना चाह रहे हैं, तो जितनी भी फंक्शनलिटीज़ है वो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप हो जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका जो डाटा सेट है वो डाटा सेट आपका इन्हांस हो सकता है, आप डाटा सेट एक्सटेंड कर सकते हैं। सो वही काम जो कि मैं सी आउट के थ्रू करवाना चाह रहा हूँ, वही काम मैं बेसिकली करवाने के मूड में हूँ कि मैं कंसोल पे ना जाऊँ, मैं बेसिकली फाइलिंग के अंदर आउटपुट करवा दूँ। सो इस काम को करने के लिए मुझे एक फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, और उसका फाइल का नाम है fstream। Excuse my handwriting because I am writing with the mouse, so it's not possible for me to write correctly or neatly. So मेरे पास एक fstream एक ऐसी फाइल है, एक fstream एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर फाइलिंग के रिलेटेड सारा कोड लिखा हुआ है। सो मुझे अब करना क्या है, मुझे fstream के थ्रू जाके अपने प्रोग्राम को के अंदर ये फंक्शनलिटी डेवलप करनी है कि वो जो आउटपुट करना चाहे वो बेसिकली आउटपुट करवा सके कंसोल के बजाय एक आउटपुट फाइल के ऊपर। सो इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। So this is my Visual Studio. Let's include fstream. Okay. अब मुझे क्या करवाना है, मुझे बेसिकली ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनवाना है। लेट्स कॉल इट एफ आउट। और ये एफ आउट कहना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम। एफ आउट मैं क्यों कहता हूँ कि इस जो नेमिंग कन्वेंशन है वेरिएबल्स की वो बेसिकली इसको सपोर्ट करेंगे कि एफ आउट स्टैंड्स फॉर फाइल आउटपुट। इसका मतलब है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि फाइल के ऊपर आउटपुट करवा सकता है। टेक्निकली स्पीकिंग ये एक वेरिएबल नहीं है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ी हुई, तो इस लेवल पर अगर आप इसको वेरिएबल भी कह देते हैं तो इट शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू। सो डोंट वरी, इट इज़ जस्ट लाइक अ वेरिएबल फॉर यू। और इसकी डाटा टाइप क्या है, ये बेसिकली ऑफ स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल है, और इसकी जगह पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं एफ आउट को प्रेफर करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर के ताकि वेरिएबल के नाम से मुझे पता चल सके कि इस वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देन आफ्टर दैट आई हैव टू डू टू ओपन द फाइल fout.open। फाइल का नाम देना पड़ेगा। फाइल का नाम है हमारे इस केस में, अगर आपको याद हो, हमने रखवाने की कोशिश की है कि output.txt के अंदर। सो output.txt फाइल के अंदर मैं रखवाना चाह रहा हूँ। सो ये जो पहली दो लाइनें हैं ऑफ स्ट्रीम एफ आउट और उसके बाद fout.open, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं ऑफ स्ट्रीम का मतलब है कि आउटपुट स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम का मतलब है कि आप राइट करवाना चाह रहे, यू वांट टू राइट इन द फाइल।
आप फाइल के अंदर आउट करवाना चाह रहे हैं, आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मैंने फाइल ओपन की है, कौन सी फाइल का नाम है, output.txt का फाइल का नाम है, और अब हम इसके अंदर आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। एक चीज़ में रखिएगा कि जिस तरीके से आपके पास सी आउट काम करता है कंसोल के लिए, बिल्कुल सेम तरीके से एफ आउट काम किया करेगा फाइलिंग के लिए। आप ये कह सकते हैं कि सी आउट और एफ आउट का डीएनए सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो जो एफ आउट का सिंटेक्स है वही सी आउट का सिंटेक्स है। जो एफ आउट काम करवा सकता है वही सेम काम सी आउट भी करवा सकता है। सो लेट्स गो बैक टू द कोड। अब इसके अंदर मैंने सी आउट करवाया वेलकम टू। सी आउट का मतलब क्या है कि किस पे जाके सी आउट करेगा, ये कंसोल पे सी आउट करेगा, लेकिन मैं फाइल पे आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है एफ आउट, और बिल्कुल सेम सिंटेक्स जो कि सी आउट का है। और मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसमें करवाना चाह रहा हूँ वेलकम टू VLE, दिस इज माई फर्स्ट .txt फाइल, end of line। So what is the difference between these two lines? This one जिसमें सी आउट हो रहा है और दिस वन जिसके अंदर एफ आउट हो रहा है। सी आउट का मतलब यह है कि मैंने एक स्ट्रिंग पास की है कि सी आउट करवा दो, स्ट्रिंग किया है वेलकम टू VLE। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि किस पे सी आउट करवाना है, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि एक ही कंसोल है, उसी के ऊपर सी आउट करवाना है। इस वजह से जब भी आप एफ आउट लिखते हैं आपको ये नहीं बताना पड़ता कि कितने कंसोल्स हैं, उसमें से कौन सा कंसोल आपने चूज़ किया। लेकिन जब मैं ये वाली लाइन चलाता हूँ फाइलिंग के अंदर ऐड करवाने के लिए, उस केस के लिए फिर मुझे फाइल का नाम भी बताना पड़ता है। और अगर आप गौर से देखें तो उस फाइल को मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हुआ हूँ, जो कि मेरे पास output.txt फाइल है। मीन टाइम अगर आप किसी भी लेट से मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो टेक्स्ट फाइल का तरीकाकार क्या है। विंडो में मैं टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ तो क्या तरीकाकार है, तो सबसे पहला तरीका क्या है कि मुझे वो फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैंने फाइल क्रिएट की, लेट से मैं इसको कहता हूँ मेरी टेक्स्ट फाइल है, और इस फाइल के अंदर मैं इसके अंदर राइट करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा। ओपन करवाने के बाद इसके अंदर मैं जाके जो भी लिखवाना चाहूँ, सो प्रोसेस क्या है, फाइल ओपन की, फाइल ओपन करने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ लिखवाया, राइट करवाया, और ऐड करवाने के बाद आपने जब इसको बंद करने की कोशिश की तो उसने कहा कि यार सेव करना है। इसका मतलब है जब आप फाइल को बंद करते हैं तो बंद करते वक्त फिर वो आपसे पूछता है कि सेव करना है कि या नहीं करना। सो हम भी सेम सिनेरियो वही कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फाइल ओपन की बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से डबल क्लिक करके मैं फाइल ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं उसके अंदर टाइप करता हूँ। इधर मैंने टाइप जो किया हुआ है ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, कंपाइलर के अंदर टाइप हो गया, और इसके बाद मैं आके एफ आउट डॉट क्लोज यूज़ करता हूँ ताकि मेरे पास जो भी मैंने लिखवाया है उस फाइल के अंदर वो फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। सो ये 4-5 लाइनों का कोड है। ये करेगा क्या, ये बेसिकली जो आप एफ आउट करवाना चाह रहे हैं ये output.txt की फाइल क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि output.txt की फाइल ये कहाँ पर जाके क्रिएट करेगा। तो ये जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ है वो बेसिकली वो पाथ है जिस पाथ के अंदर आपके पास आपका विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट पड़ा होता है। लेट्स से मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आप विजुअल स्टूडियो के अंदर जाएं, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर में जाएं, तो ये आपको बता रहा है कि ये इसका पाथ क्या है। सो मेरे पास जहाँ पे .cpp फाइल पड़ी होती है उस प्रोजेक्ट की, ये उसी फोल्डर में जाके आउटपुट फाइल क्रिएट करेगा जिस नाम से आप इसको करवाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सेव इट एंड देन रन इट। Okay, so welcome to VLE, thank you very much, program run successfully, let's go and check कि उसने फोल्डर बनाया है। so यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर उसने फाइल बनाई है आउटपुट के नाम से। इसको डबल क्लिक करते हैं so आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है ये बेसिकली वही मैसेज है, वेलकम टू VLE, दिस इज माई first.txt फाइल। so ये जो फाइल इसने क्रिएट की है, इस फाइल को क्रिएट करने के लिए ज़रा दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि पहले आपको
एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या आपके केस में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऑफ स्ट्रीम टाइप का। ऑफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम का। उसके बाद आपको उसके एक फाइल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, कौन सी फाइल में जाके मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ, वो जो भी आप नाम रखेंगे। एंड आफ्टर दैट आपने उस फाइल के अंदर राइट करवाना है, और राइट करवाने के बाद आपने उस फाइल के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देना है। बाज़ दफ़ा आपको एक गलती करेंगे बार बार कि एक दफ़ा मैंने एग्जीक्यूट किया और उसने लिख दिया जो कि मैसेज मैंने लिखवाया है। लेट्स से मैं इस मैसेज में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम डूइंग वेल। सो वो क्या करेगा? सो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि C++ का कंपाइलर क्या करवाता है कि अगर फाइल नहीं पड़ी हुई तो न्यू फाइल बना देता है, अगर फाइल पड़ी हुई है तो उस फाइल को पुराने डाटा को लॉस्ट कर देता है और न्यू डाटा को उसके अंदर कॉपी करवा देता है। यानी आप ये सोचें कि हर दफ़ा ये अपडेट हुआ करेगा। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आपको, सो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, गुड। सो लेट्स ट्राई टू ओपन द आउटपुट फाइल। सो देखें हेलो आई एम डूइंग वेल, ये सेम आउटपुट फाइल है लेकिन उसने उसको ओवरराइड कर दिया है। अगर आप इसका टाइम स्टैम्प भी देखेंगे तो इस 1931 के करीब इसने ओवरराइड किया है। सो फाइल की जो राइटिंग है वो बड़ी आसान है। आपने ये दो काम याद रखने हैं, पहला ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को फाइल को ओपन करवाना है। फिर उसके बाद आप उसके अंदर जितनी भी राइटिंग करवाना चाहें करवा दें। जब आप राइटिंग करवा लेंगे, डन कर लेंगे, उसके बाद आके आप उस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम एक फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स ही रखवा सकते हैं, कोई वेरिएबल्स नहीं रखवा सकते? तो इसका जवाब ये है कि जनाब आप फाइल के अंदर जो भी रखवाना चाहें रखवा दें, क्योंकि इसकी सिंपल एनालॉजी ये है कि हर वो काम जो कि सी आउट करवा सकता है कंसोल के ऊपर, वो काम एफ आउट करवा सकता है फाइल के ऊपर। तो क्या कोई वेरिएबल सी आउट हो सकता है कंसोल के ऊपर? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई स्ट्रिंग सी आउट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या कोई अरे सी आउट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो सेम केसेस के अंदर रहते हुए क्या कोई वेरिएबल, स्ट्रिंग या अरे एफ आउट हो सकती है फाइल के अंदर? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि आप अपने इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि एफ आउट और सी आउट, इन दोनों का जो डीएनए है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि सी आउट इज़ फॉर कंसोल एंड एफ आउट इज़ फॉर द फाइल जिसके साथ वो एसोसिएट हुआ हुआ है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं और फिर वेरिएबल्स के बाद उस पर इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक वेरिएबल बनाया इंटीजर एज इज इक्वल टू 0। देन मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट, लेट्स से मार्क्स इज इक्वल टू 0, और फिर एक करैक्टर अरे बनाई, करैक्टर नेम, और क्या साइज़ रख रहा हूँ मैं इसका 50 साइज़ रखता हूँ। इनिशियली इसको कर देते हैं हम नल के साथ। सो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक अरे बनाई है, और अब मैं एक एक करके इसके अंदर इनपुट लेना शुरू कर देता हूँ। सो सी आउट please enter your age and then सी इन करवा देते हैं किसमें, एज के अंदर। देन सी आउट करवाते हैं प्लीज़ एंटर योर मार्क्स एंड देन सी इन करवाते हैं मार्क्स के अंदर, एंड देन please enter your full name and then scene करवा लेते हैं। बाय द वे फुल नेम का मतलब ये है कि मुझे स्पेस भी स्टोर करनी है, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा तो मुझे यहाँ पे इग्नोर सीन डॉट गेट लाइन को यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं स्पेस को भी अकोमोडेट कर सकूँ। ये हम ऑलरेडी कैरेक्टर अरे में डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो सीन डॉट गेट लाइन किस अरे में लेके आना है, नेम के अरे में लेके आना है, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स लेके आना, भाई 49 कैरेक्टर्स लेके आना, रीज़न 49 की, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर जो वो है वो मुझे चाहिए
नल को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर अरे है। सो एज आ गया, मार्क्स आ गए, और उसके बाद आके सी डॉट गेटलाइन के साथ नाम आ गया। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हैं। जब आपने सीन किया, फिर सीन किया, तो गेटलाइन किया। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आपने सीन और गेटलाइन को यूज़ करना है, यानी सीन पहले किया, गेटलाइन बाद में किया है, तो सेंटर में आपको बफर को क्लियर करने के लिए सीन डॉट इग्नोर को यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मुझे सीन डॉट इग्नोर को यूज़ करना पड़ेगा ताकि मेरा बफर जो है वो एम्प्टी हो सके। और ये ज़हन में रखिएगा, ये हमेशा सैंडविच हुआ करेगा। सीन डॉट इग्नोर ने हमेशा सैंडविच होना है सी इन और सीन डॉट गेटलाइन के दरमियान। इसके अलावा आप मल्टीपल टाइम सीन यूज़ करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम गेटलाइन यूज़ करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक ही केस बनना चाहिए। वो केस ये है कि जब आपने सीन करवाया तो बफर के अंदर आपके पास एंटर रह जाता है। उस बफर को क्लियर करने के लिए देन यू हैव टू इग्नोर द बफर। आप बफर को फ्लश आउट करते हो और उसके बाद फिर गेटलाइन को यूज़ करते हो। देन इस लाइन से मैं जान छुड़वा रहा हूँ। सो अब आप देखें, सो सी आउट किया, सी एज पूछी, एज के वेरिएबल में ले आए, मार्क्स पूछे, मार्क्स के वेरिएबल में ले आए, नेम पूछा, नेम के एरे में ले आए, गुड इनफ। उसके बाद मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन किया, और उसके बाद मैंने फाइल को राइट करवाना है, एफर्ट करवाता हूँ मैं। एफर्ट किसको करवा रहा हूँ? एज को, और साथ में एफर्ट करवा रहा हूँ स्पेस को। तो वो क्या करेगा, वो पहले एज को प्रिंट करेगा, उसके बाद स्पेस को प्रिंट करेगा। उसके बाद मैं करवा देता हूँ एफ आउट, और उसके बाद मैंने करवाया मार्क्स को और साथ स्पेस को। और ये बाय द वे, ये दो सारी चीज़ें जो हैं ये आप इकट्ठी भी लिख सकते हैं। सो इकट्ठी लिखते हैं बाद में, लेकिन एक दफ़ा पहले एक एक करके लिख लें। एफ आउट, और फिर नेम को मैंने प्रिंट करवाया, और फिर उसके बाद मैंने न्यू लाइन को प्रिंट करवाया। इस केस में जो मैं प्रिंट का नाम ले रहा हूँ, बेसिकली प्रिंट का मतलब ये कि फाइल के ऊपर जाके प्रिंट हो रहा होगा। सो लेट्स सी। So system is asking about the age. Let's say the age is 25, Marks is 99.38, name is Ali Ahmed. So उसके बाद मेरे पास कोई सी आउट नहीं है, प्रोग्राम फिनिश हो गया। आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए कि इसके अंदर आपके पास आउटपुट और txt फाइल जो होगी उसको खोल के देख लेते हैं। उसके अंदर आपके पास स्टोरेज होना चाहिए। लेट्स गो फॉर स्पेसिफिक फोल्डर। ये output.txt फाइल बन गई। आप देखें 1937 पे, यानी अप्रॉक्सीमेटली कुछ सेकंड्स पहले इसमें अपडेशन हुई है। लेट्स ओपन इट। तो वो पहले 25 बता रहा है, वो मैंने एज एंटर की थी, 99.38 बता रहा है, वो बेसिकली मार्च से, और फिर उसके बाद नाम बता रहा है। इसी चीज़ को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आप सी आउट के दरमियान भी लिख लेते होते हैं एक ही लाइन के अंदर तमाम। लेट से मैंने एज को प्रिंट किया, उसके बाद मैंने ऑपरेटर डाला, उसके बाद मैंने स्पेस किया, देन अगेन ऑपरेटर डाला, फिर मैंने मार्क्स को प्रिंट करवाया, उसके बाद ऑपरेटर डाला, फिर मैंने स्पेस को प्रिंट करवाया। गेट द आइडिया, नेम और एंड ऑफ लाइन। सो ये जो पहली लाइन है, ये वाली जो मैंने लिखी है, ये बेसिकली ब्लू वाली लाइन जो है, ये बेसिकली नीचे 3 लाइनों के बराबर है। इट्स अप टू यू, आई प्रेफर टू राइट इन डिफरेंट लाइंस ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड हो सके, लेकिन बिकॉज यू आर गुड प्रोग्रामर यू कैन राइट इन 1 लाइन। ऑलराइट, सो हियर वी आर, लेट्स क्विकली रिकैप दैट। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द फाइलिंग। इसके अंदर हमने सिर्फ आउटपुट फाइल की बात की है। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, कंसोल से इनपुट ले रहे हैं। कंसोल से इनपुट लेने के बाद में गेटर आउटपुट फाइल के अंदर जाके इसके अंदर आउटपुट करवा रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई टू डू लिटिल बिट मोर. What if I want to make multiple output files? What if I don't want to write all my data in one file? So मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 फाइल्स बने, एक फाइल में एज आए, एक फाइल में मार्क्स आए और एक फाइल में नाम आए. सो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो अगर आप समझ रहे हैं कि आपने 3 डिफरेंट फाइल्स बनानी है, तो फिर ऑफ कोर्स 3 डिफरेंट फाइल्स के अंदर काम करने के लिए आपको 3 डिफरेंट फाइल्स के एफ आउट्स चाहिए, यानी 3 डिफरेंट फाइल्स के ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स चाहिए. सो
इसको लिखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस डेटा से जान छुड़वाता हूँ. सो लेट्स क्विकली मेक द ऑब्जेक्ट्स. ऑफ स्ट्रीम fout1 पहला ऑब्जेक्ट, देन ऑफ स्ट्रीम fout2, देन ऑफ स्ट्रीम fout3. और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया साथ ही आप उसको क्लोज कर दें ताकि आप भूलें ना. तो यूजुअली आई डू लाइक दिस कि मैं fout.1 को क्लोज कर दिया मैंने ताकि मैं बाद में भूल लूँ ना. इसी तरीके से fout2 डॉट क्लोज किया मैंने एंड देन fout3 डॉट क्लोज किया. ठीक है. सो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बन गए. ऑब्जेक्ट के बाद मैंने उनको क्लोज कर दिया ताकि ये वाली लाइन जो है ये बाद में लिखना आपकी मर्जी है, बाद में लिख दे, मैं ज़रूर पहले लिख देता हूँ ताकि साथ ही वो इसी तरीके से गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि अगर आपने ब्रैकेट शुरू की है, पैरेंथेसिस शुरू की है तो साथ क्लोज भी कर दे ताकि आप भूलें ना. सो let's try to make different files. So fout1.open इस फाइल को मैं यूज़ करता हूँ. let's say write age, sorry, let's go for a string, write age.txt, then fout2.open, write marks.txt, and then fout3.open, write name.txt. So what I'm trying to do कि जो मैं वेरिएबल पूछ रहा हूँ कंसोल से उसको मैं 3 डिफरेंट फाइल्स में लेके जा रहा हूँ. fout1 एसोसिएट हुआ है write age.txt के साथ, fout2 एसोसिएट होगा write marks.txt के साथ, fout3 एसोसिएट होगा write name.txt के साथ. सो पहला जो वैल्यू है मेरे पास ओवर हियर एज है. एज मेरे पास जो है वो बेसिकली fout1 के साथ है. सो fout1 किया मैंने और राइट करवा दिया एज और फिर उसके बाद मैंने न्यू लाइन को राइट करवा दिया. देन इसी तरीके से fout2. गाइज आई एम गोइंग टू टेक 2 to 3 minutes ब्रेक क्योंकि अजान हो रही है. सो मैं दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ. ओके, वेलकम बैक. सो हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली राइट एज की फाइल में एज रखवाना चाह रहे थे, मार्क्स की फाइल में राइट मार्क्स की फाइल में मार्क्स और फिर राइट नेम की फाइल में नेम. और fout1 जो है राइट एज के साथ एसोसिएटेड है, fout2 राइट मार्क्स के साथ एसोसिएटेड है और fout3 जो है वो बेसिकली राइट नेम के साथ एसोसिएटेड है. तो fout1 को मैंने यूज़ किया, एज का वेरिएबल रखवा दिया. fout2 को यूज़ करूँगा, मार्क्स का वेरिएबल रखवा दूँगा. देन fout3 को यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं नेम का वेरिएबल रखवा दूँगा. सो लेट्स ट्राई टू रन दैट. अभी आप देख लें कि इस फोल्डर के अंदर किसी राइट फाइल के नाम का कोई किसी फाइल्स नहीं पड़ी, ना एज की, ना मार्क्स की, ना नेम की, बल्कि आउटपुट फाइल को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. सो लेट्स सी. Okay, so age is, let's go for 22, marks is 89.36, name is Ali Ahmad. So प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है. लेट्स सी कि यहाँ पर आप देखें 3 फाइल्स बनी हुई हैं, एक एज के नाम की, एक मार्क्स के नाम की और एक नेम के नाम की. सो एज को ओपन करके देख लेते हैं. 22 लिखा हुआ है, वेरी गुड. मार्क्स के अंदर मार्क्स लिखे हुए हैं, ब्रिलियंट हो गया. और नेम के अंदर नेम लिखा हुआ है. सो एवरीथिंग वर्कड आउट. आप भी इसको ज़रा ट्राई करके देख लें. कोड आपके सामने लिखा हुआ है. आई होप इट दैट कोड विल हेल्प यू आउट. सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बेसिकली मैं रीडिंग के ऊपर करवा दूँगा. ये आपका फाइलिंग का पहला लेक्चर है.